वीडियो में हम लोग द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में समझेंगे और वो भी डायरेक्ट प्रोविजन से। 1963 में ये एक्ट 47 नंबर पर बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस एक्ट को एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 भी कहा जाता है। इसे इस तरह याद आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, रिलीफ मतलब इत्मीनान हो गया या सुकून हो गया, कुछ इस तरह करके। और हम लोग को आज़ादी भी मिला 1947 में, तो इसको उस सेंस से कोरिलेट करके 1947 कहिए या डायरेक्ट 47 भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 रिलीफ के रिगार्डिंग है, इसीलिए 47 ट्रिक है याद करने का। एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन एंड अमेंड। जनरली यही रहता है, डिफाइन एंड अमेंड किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव, to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief. नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 3 और चैप्टर्स हैं 8, नंबर ऑफ सेक्शंस 42 और एक शेड्यूल भी है। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 3, नंबर ऑफ पार्ट्स 3, नंबर ऑफ चैप्टर्स 8। 3 पार्ट्स हैं, डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, और चैप्टर्स की बात की जाए तो 8 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 3, 8 मल्टीप्लाई कीजिए 24, इसको अपोजिट कर दीजिए। इसको 24 का उल्टा क्या होता है? 42, तो ये 42 आ गया। नंबर ऑफ सेक्शंस 42। इस तरह करके याद करने का ट्रिक है। जैसे पार्ट्स एंड चैप्टर्स भी याद हो गया तो कितने सेक्शंस 42, ये याद हो जाएगा। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट याद रखने के लिए आपको बता देंगे। इनैक्टमेंट डेट, ये एक्ट बनकर तैयार कब हो गया? 1963 में बनकर तैयार हो गया। तारीख 13 दिसंबर 1963 में ये एक्ट इनैक्ट हो गया। एनफोर्समेंट कब से लागू आया? अगले साल दिसंबर में बनकर तैयार हो गया। अगले साल मार्च में 1964, 1 मार्च 1964 से ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया। इनैक्ट हो गया 13 दिसंबर 1963 और एनफोर्समेंट 1 मार्च 1964। और मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी में सेक्शन है 1 से लेकर 4 तक। सेक्शन 1 स्टार्ट होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, इसमें 3 सबसेक्शंस हैं। पहला सबसेक्शन शॉर्ट टाइटल बताता है, शॉर्ट टाइटल कहता है कि इस एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा जा सकता है। दूसरा एक्सटेंड मतलब कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में हर जगह। पहले 2019 से पहले था कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। कमेंसमेंट मतलब कब से लागू हो रहा है, तो कमेंसमेंट हुआ जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, पावर दे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगा कि कब से ही कमेंसमेंट होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बताया कि 1 मार्च अगले साल, 1 मार्च 1964 से ये कमेंस हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 2, अगला सेक्शन है सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सेक्शन 2 डेफिनेशंस 5 डेफिनेशंस दिए हुए हैं ए से लेकर ई तक। पहला है ऑब्लिगेशन, दूसरा है सेटलमेंट, तीसरा है ट्रस्ट, चौथा है ट्रस्टी। ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी। ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी, 4 डेफिनेशन हो गया। और पांचवा कहता है वर्ड्स नॉट डिफाइंड हियर बट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Words not defined here but defined in Indian Contract Act 1872 will be applicable। जो वर्ड्स इस एक्ट में दिए हुए हैं, जो कि ये डिफाइनिंग सेक्शन में चार वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, ये चारों के अलावा कोई और भी वर्ड आता है जो कि इसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड आता है जो डेफिनेशंस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डिफाइनिंग क्लॉज है उसमें डिफाइंड है, तो वहां का जो डेफिनेशन होगा वो एप्लीकेबल होगा इस एक्ट में। समझना है ये बात? इसको याद आप कर सकते हैं ये 4 को कि क्या क्या चीज़ डिफाइंड है। जैसे पूछ देगा कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा डिफाइंड है? 4 चीजें डिफाइंड है, इसको आप याद कर सकते हैं। OSTT, GST होता है, GST यहाँ नहीं है, OST है। OSTT, डबल टी हो गया। O से ऑब्लिगेशन, S से सेटलमेंट, T से ट्रस्ट, T से ट्रस्टी। ठीक है, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी। सेक्शन 3 है सेविंग्स बताता है कि ये जो एक्ट है किसी दूसरे एक्ट को क्या क्या चीज़ को ये इफेक्ट नहीं करेगा, वो सेविंग्स में मेंशन होता है। तो सेक्शन 3 है सेविंग कहता है पहला सबसेक्शन, दिस एक्ट इज नॉट टू डिप्राइव पर्सन ऑफ राइट टू रिलीव इफ ही हैज अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है,
ए एंड बी, दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही ये डिसाइड कर लिया है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो ये रिलीफ रहेगा। अगर वैसा कुछ रिलीफ मेंशन है, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में ये है, तो स्पेसिफिक रिलीफ के अलावा कुछ और अगर रिलीफ मेंशन है तो उस रिलीफ को ये एक्ट डिप्राइव नहीं करेगा। वो दो पार्टीज जो हैं वो कहेगा कि हाँ आप लोगों का जो रिलीफ है वो आप लोग ले लीजिए, जो अपने में आप लोग समझौता किए हैं। दिस एक्ट इज नॉट टू डिप्राइव पर्सन ऑफ राइट टू रिलीफ इफ ही हैज अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है, दिस एक्ट इज नॉट टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, मतलब जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 उसके ऑपरेशन को भी इफेक्ट नहीं करेगा। अगला सेक्शन, सेक्शन 4 है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, केवल सिविल राइट्स के लिए। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पेनल लॉज। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें केवल इंडिविजुअल के सिविल राइट्स के का एनफोर्समेंट के बारे में होगा, पेनल लॉज के इन्फोर्समेंट का नहीं होगा। ठीक है, पार्ट 2 है स्पेसिफिक रिलीफ। पार्ट 2 में चैप्टर है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक और सेक्शन से 5 से लेकर 35 तक। पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ चैप्टर है 1 से लेकर 6 तक और सेक्शन से 5 से लेकर 35 तक। तो आइए सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है सेक्शन 5 से लेकर 8 तक। चैप्टर 1 में 5 से लेकर 8 तक सेक्शन से, और चैप्टर का नाम है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करने के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों टाइप का। सबसे पहले सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेक्शन 5 में। अगर कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका टाइटल रिकवर करना है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ सकता है घर हो गया, घर आ सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो इस घर का अगर ये हम ओनर है इस घर का अगर टाइटल लेना है तो कैसे कर सकते हैं, सीपीसी में जो प्रोविजन दिए हुए हैं, सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का प्रोविजन फॉलो करके पोजीशन लिया जा सकता है। सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 5 में ध्यान रखिएगा टाइटल की बात होती है, टाइटल। सेक्शन 6 में टाइटल नहीं है। सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई रह रहा है, टाइटल की बात नहीं है, केवल पोजीशन उसमें है, लॉफुली रह रहा है। सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में रह रहा है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका पोजीशन है, ठीक है, और उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है। कैसे, अनलॉफुली। अनलॉफुली कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए लॉफुली इसको डिस्पोजेस किया गया है, लॉफुली डिस्पोजेस कैसे किया जा सकता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया गया, कोर्ट के ऑर्डर पर हो गया उसका अटैचमेंट, तो ये लॉफुली हुआ, तो उस मैटर में बात नहीं होता, ये अनलॉफुली मैटर की बात करता है कि क्या किया जाएगा अगर कोई पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जाता है अनलॉफुली। ठीक है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 पहला सबसेक्शन कहता है कैन रिकवर पोजीशन बाय सूट। सूट फाइल कर सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फाइल कर सकता है और अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। और फिर बताता है कि पोजीशन रिकवर करने के लिए टाइम पीरियड बताता है। सबसेक्शन 2 सूट कैन नॉट बी ब्रॉट, कब ब्रॉट नहीं किया सकता है, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डिस्पोजिशन। अगर डिस्पोजिशन किए 6 महीने हो जाएगा उसके बाद अगर आप सूट फाइल करते हैं तो वो सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है क्लॉज बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी सूट ब्रॉट नहीं किया जा सकता है इस सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 अपील और रिव्यू। अपील और रिव्यू कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ऑर्डर और डिक्री पास्ड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर में कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास होता है तो उसके अगेंस्ट में अपील या रिव्यू का प्रोविजन नहीं होता है। सूट में पास हो गया तो इसमें अपील या रिव्यू का प्रोविजन नहीं होगा। अगला सबसेक्शन 4 दिस सेक्शन इज नॉट अ बार टू सू टू एस्टैब्लिश टाइटल। अगर कोई पर्सन प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, मान लीजिए प्लेंटिफ अनलॉफुली रह रहा है और उसको डिस्पोजेस कर दिया है कोई अदर पार्टी, ए है बी है, ए रह रहा है इस घर में, ठीक है, ए रह रहा है और बी है इसको डिस्पोजेस करके रहने लगा है, लेकिन बी का टाइटल इस घर में टाइटल है, तो यहाँ पे ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है
ये ऐसे चीज को ये बार नहीं करता है कि अगर आप का टाइटल स्टैब्लिश करना है तो आप टाइटल स्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज नॉट अबाउट टू सूट टू स्टैब्लिश टाइटल, ठीक है। ये है सेक्शन 6। सेक्शन 7 है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 हम लोग पढ़े थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अब सेक्शन 7 है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को इंटाइटल है, मतलब उसका ओनरशिप है उस पर, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का वो पोजीशन क्लेम कर सकता है थ्रू सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजन दिया हुआ है उससे वो रिकवर कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। फिर एक्सप्लेनेशन वन दिया हुआ है अ ट्रस्टी में सू फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रस्टी सू कर सकता है, या स्पेशल और टेम्पोररी राइट, अगर कोई स्पेशल या टेम्पोररी राइट क्रिएट कर दिया गया है, स्पेशल और टेम्पोररी राइट टू पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट फॉर सूट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में सूट ब्रॉड करने के लिए केवल इतना ही काफी है क्या, कि कोई टेम्पोररी या स्पेशल राइट टू पोजीशन है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। फिर अगला सेक्शन 8। सेक्शन 8 है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में कोई पर्सन है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर। ओनर की बात नहीं हो रही, जैसे हम इस मार्कर के ओनर हैं तो मेरे लिए ये सेक्शन नहीं है। मान लीजिए ये किसी दूसरे पर्सन के हाथ में है और वो इस मार्कर का ओनर नहीं है, तो उसके लिए ये सेक्शन बता रहा है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। 4 सिचुएशन दिया हुआ है, इन 4 सिचुएशन में अगला जो पर्सन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिलीवरी करेगा। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। पहला है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होगा, अगला पार्टी होगा, जो सू करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है। जैसे ए सू कर रहा है, सूट ब्रॉट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ हो जाएगा, ये प्लेंटिफ हो गया। अगला पार्टी बी के अगेंस्ट में लाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफेंडेंट हो जाएगा, डिफेंडेंट, ये डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट, अगला पार्टी हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ। अगला पार्टी कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ एजेंट या ट्रस्टी एक्ट कर रहा है तब। अगला क्लॉज व्हेन कंपेंसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। कोई सामान है गुम हो गया या अगले के पोजीशन में है, तो उसमें कंपेंसेशन अगर दे दिया जाएगा, मॉनेटरी कंपेंसेशन दे दिया जाता है, तो वो कंपेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, नहीं वो प्रॉपर्टी देना ही देना है। ऐसा एक बात आ जाएगा कि अगर ये मान लीजिए 20 रुपए का ये मार्कर है, और अगर हमें 20 रुपया दिया जा रहा है लेकिन इसका भरपाई नहीं हो पा रहा है, जैसे जो मेरा लॉस हो रहा है, हो सकता है ये मार्कर बहुत ही स्पेशल मेरे लिए मार्कर होगा, कोई स्पेशल हमें ये गिफ्ट दिया होगा, तो यहाँ पे मॉनिटरी अगर कंपेंसेशन किया जाएगा तो मेरे लिए तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन कंपेंसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, तो वहाँ पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका डिलीवरी देना होगा, ठीक है। थर्ड है व्हेन इट्स डिफिकल्ट टू ascertain एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। कितना लॉस हुआ है ये डैमेज को कैलकुलेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितना डैमेज कॉज हुआ है। अगला है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग इज रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के द्वारा रॉन्गली ट्रांसफर हो गया उसका पोजीशन बी को, गलती से चला गया, तो भी उसका डिपेंडेंट जो है अगला पार्टी है, उसका लायबिलिटी है कि वो वापस करते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन है 9 से लेकर 25 तक। सेक्शन 9 है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पर्सन अगेंस्ट हुम रिलीफ इज क्लेम्ड कैन टेक डिफेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। 2 पर्सन होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन होते हैं, ए एंड बी, कम से कम 2 पर्सन होते हैं। 2 पर्सन दोनों में से कोई ब्रीच करता है तो अगला स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सूट ब्रॉड करता है। तो जो अगला है जिसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सूट ब्रॉड किया गया है वो डिफेंस ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जो भी डिफेंसेस दिया हुआ है कि क्यों स्पेसिफिक रिलीफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
ये सेक्शन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, ठीक है कीजिए, लेकिन कुछ सेक्शन का ध्यान में रखिए, मतलब कहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोविजंस, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 जो कि रिलेटेड टू ट्रस्ट है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, सेक्शन 14 में बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता है। फिर सेक्शन 16 पर्सनल बार्स टू रिलीव, ये है सेक्शन 9 एंड 10। सेक्शन 11 केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट इन्फोर्सिएबल, सेक्शन 11 ट्रस्ट के रिगार्डिंग बात करता है। क्या कहता है सबसेक्शन 1, कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस, जिस एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो काम के लिए, वो अगर परफॉर्मेंस में है तो उसे एनफोर्सिबल किया जा सकता है। और सेकंड क्या कहता है, सेकंड इसका ऑपोजिट बात करता है। सबसेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब अगला पार्टी होता है, जिसके ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, अगले पार्टी को, अगला पार्टी जो होता है वो ट्रस्टी कहलाता है। जैसे कोई पर्सन है, उसके बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिशियरी होता है एक पर्सन, और अगला पर्सन जो प्रॉपर्टी का देखभाल कर रहा है उसको ट्रस्टी कहा जाता है। तो वो ट्रस्टी जो जितना उसको पावर दिया गया हो, वो पावर से एक्सेस, अगर एक्सेस में जाकर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सेस ऑफ हिज पावर, या जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का ब्रीच करके भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ये था सेक्शन 11। सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपेंसेशन इन मनी फॉर डिफिशियंसी। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसका कोई एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट बाकी रह गया, तो कोर्ट कहेगा कि अगर पॉसिबल होगा तो अगला पार्ट भी कर दो। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है अगला पार्ट करना, तो कोर्ट कहेगी कि कंपेंसेशन दे दो अगले पार्टी को। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो पार्टी है ए बी, जो बी है मजदूर है, ठीक है, मजदूर है, कोई लेबर है। ए जो है, ए हायर करता है बी को, कहता है कि ईटा वगैरह जो रहता है घर बनाने के लिए, ईटा जो रहता है, ईटा को ढोने के लिए बी को हायर करता है, कहता है हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, और मेरे पास 500 ईंटें हैं, 500 ईंटा है, ये 500 तुम इधर से उधर मतलब पहुंचा देना है जहाँ से लाना है। तो ये जो बी रहता है, मजदूर रहता है, ये 400 ईंटा पहुंचाता है, 100 ईंटा बाकी रहता है। तो मान चलता है 100 ईंटा जो है, जैसे 400 पहुंचा और रात हो गया, कहता है कि अगले दिन हम पहुंचा देंगे, अगले दिन होता है, मान चलता है 100 ईंटा चोरी हो गया, तो अब ये परफॉर्मेंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ईंटा पहुंचाना, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, लॉस्ट हो गया सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहेगी, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है, जो तुम्हारा पैसा है, वो पैसा तुम्हें 500 रुपये जो दिया गया है इसमें से 100 रुपये तुम वापस कर दो, मतलब जितना भी रहेगा अकॉर्डिंगली। एक ये एग्जाम्पल हम दिए हैं, इसी तरह कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12। सेक्शन 13 राइट्स ऑफ परचेजर, राइट्स ऑफ परचेजर, परचेजर मतलब खरीदने वाला पार्टी, राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। दो पर्सन है ए बी, दो पर्सन है, ए क्या करता है, ए कौन है, ए यहाँ पर परचेजर, परचेसिंग विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ये जो ए है, बी है, बी परचेजर है, बी है परचेजर है, ए कुछ सामान बेच रहा है बी को, तो जो खरीद रहा है बी खरीद रहा है, तो बी को क्या कहा जाएगा, बी परचेजर है। या लेसी, जो लीज वगैरह बनाया जाता है वो। राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी, इसका राइट्स का बारे में बात हो रहा है, अगले वाले के राइट्स पे। राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ सेल करने का, देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बेचने के लिए, या लेट सर्टेन प्रॉपर्टी, लेट मतलब लीज पे दे देना, लेट सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग नो और इम्परफेक्ट टाइटल, हैविंग नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर या लेसी कैन कंपेल वेंडर और वेंडी, वेंडर और लेसर, वेंडी नहीं, परचेजर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेंडर, लेसी का ऑपोजिट लेसर, टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। देखिए मान लीजिए ए जो है, ए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है साइकिल अपना बी को सेल करने के लिए, बाईसाइकिल है, बी को
सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ए के पास वो साइकिल रहता ही नहीं है, उसको मालूम रहता है, रहता नहीं, वो समझता है कि उसके पापा उसको गिफ्ट करेंगे कुछ साइकिल, एक साइकिल गिफ्ट करेंगे, और वो गिफ्ट करने के बाद वो कहता है कि हम बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी को कहता है कि हम तुम्हें वो साइकिल दे देंगे, बेच देंगे इतने रुपए में, कुछ अमाउंट में तुम्हें हम बेच देंगे, मेरे पापा जो गिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी उसे गिफ्ट मिला नहीं है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है ये, गिफ्ट उसे मिला नहीं है और वो सेल कर देता है। तो मतलब क्या कहा जाएगा कि उसका नो टाइटल, इम्परफेक्ट टाइटल, उसके टाइटल है नहीं प्रॉपर्टी में, उसका अभी राइट नहीं है और सेल कर देता है। यहाँ पे ऐसा हो गया। और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। फर्दर अब इसके पास इसके पापा जो है ए के, इसको गिफ्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर बी कहेगा कि देखो अब तो तुम्हें, बी कहेगा ए से, अब तो तुम्हारे पास टाइटल हो गया, तो परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस का होगा। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होगा? साइकिल का डिलीवरी करके, ठीक है। ये है सेक्शन 13, राइट्स ऑफ परचेसर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। सेक्शन 14 मेंशन करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिसका इन्फोर्सिबल नहीं करा जा सकता है, जिसे इन्फोर्सिबल नहीं करा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, ये 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बताता है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, ठीक है। पहला है ए, इफ पार्टी ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी से ए एंड बी, अगला पार्टी जो है वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपना लेता है। सब्सटीट्यूटेड मतलब उसके बिहाफ में कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एनफोर्सिबल नहीं होगा। अगला बी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी। परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी अगर कंटिन्यूअस नेचर का होगा, विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है जो कंटिन्यूअस नेचर का होगा, तो वहाँ पे भी कोर्ट वहाँ सुपरवाइज नहीं कर सकती है, सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है। अगला सी, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, दो पर्सन है ए एंड बी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है बहुत बड़ा अमीर आदमी है और बी जो है बहुत फेमस पेंटर है। ए बी को हायर करता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सा कोई सीनरी वगैरह जो होता है, बहुत अच्छा सा तुम मेरे लिए सीनरी बना दो या कुछ पेंटिंग वगैरह बना दो, ठीक है। यहाँ पे जो है पर्सनल क्वालिफिकेशन होगा, बी के अलावा कोई और बना नहीं सकता वैसा। तो यहाँ पर बी, मान लीजिए बी को कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए वो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है, तो यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। अगला डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट। डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के ऑप्शन पर रहता है, चाहे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रोविजन बना दिया गया है कि कोई एक पार्टनर चाहेगा, तो ये प्रोविजन होता है भी, अगर कोई एक पार्टनर हट जाता है या डाई हो जाता है तो कंट्रेरी, सब्जेक्ट टू द कंट्रेरी, वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में भी डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल नहीं होंगे। अगला सेक्शन 14A, सेक्शन 14 था, सेक्शन 14 में मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 14A, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। 14A कहता है कि जो कोर्ट होता है वो एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। किस लिए? एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। कि एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ भी हो सकता है कि कुछ ऐसा मुद्दा हो जाता है, कुछ ऐसा टेक्निकल मैटर हो जाता है जहाँ पे कि कोर्ट को चाहिए होगा किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए कोर्ट एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते हैं, एक या एक से अधिक, कितना भी एक्सपर्ट। और जो एक्सपर्ट होंगे उनको कोर्ट में पार्टीज के द्वारा कोर्ट उनको एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने एंगेज किया तो एक्सपर्ट का कुछ फीस भी होगा, तो उस फीस को कौन पे करेगा? पार्टीज पे करेंगे। पार्टीज जो है पार्टीज पे करेंगे। कौन कितना पे करेगा वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि कौन कितना प्रोपोर्शनली पे करेगा, और जो फीस रहेगा वो पार्टी ही देगा। सेक्शन 15, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 15 बताता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है। पहला है एनी पार्टी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज होते हैं, तो दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। फिर देयर रिप्रेजेंटेटिव, या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर
कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है जो पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग जो पेंट किया जाता है वो था। तो यहाँ पे पर्सनल स्किल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में उनके रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। और दूसरा हो गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनके रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। फिर बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑन मैरिज, बेनिफिशियरी कोई सेटलमेंट, मैरिज का सेटलमेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज का सेटलमेंट, वहाँ पर जो बेनिफिशियरी होगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो दूसरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के साथ क्या हो जाता है, अमालगेमेट हो जाता है, अमालगेमेट। New LLP when the old LLP entered into contract and subsequently amalgamated with another LLP, एक LLP है दूसरा LLP है, दोनों अमालगेमेट हो जाता है और जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अरोज होता है तो वो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है। सिमिलरली न्यू कंपनी, एक कंपनी है एग्जिस्टिंग कंपनी, वो दूसरे कंपनी के साथ अमालगेमेट हो जाती है, तो जो नया न्यू कंपनी ओरिजिनेट होती है वो न्यू कंपनी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। और भी कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें लगा तो बस यही 5 चीज़ हम मेंशन किए हुए हैं। सेक्शन 16 है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। पर्सनल बार कहता है कि कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है, सेक्शन 16 मेंशन करता है। ठीक है, पहला है ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज हैं, दोनों में से कोई एक पार्टी ब्रीच कर देता है, जैसे दो पार्टी हैं A B, दो पार्टी हैं, A ने ब्रीच कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच कर देता है, तो B कौन हो गया, B सफरर हो गया, सफर कर रहा है। लेकिन B क्या होता है, वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लेता है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो जाता है। तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मतलब A नहीं करेगा, A के बदले में कोई भी थर्ड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा और B एक्सेप्ट कर लिया है, B जो सफरर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अब वो पर्सनल बार हो गया, यहाँ पे बार हो गया कि अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस A के अगेंस्ट में नहीं कर सकता है क्योंकि वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है। फिर अगला सेकंड पॉइंट, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अगर वो जो अगला पार्टी है इनकेपेबल, परफॉर्म करने के लायक ही नहीं बचा, जैसे इंसेन हो गया, पागल हो गया, दिमाग उसका सही से काम नहीं कर रहा, अगला पार्टी है दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी पर्सनल बार हो गया। या वॉयलेट्स एनी टर्म, दो टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट किया है, वॉयलेट्स एनी टर्म्स, या एक्ट्स फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है, या एक्ट्स एट वेरियंस, कहा गया है कुछ और, कहा गया है करने के लिए कुछ और कर रहा है कुछ और। तीसरा है फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म। देखिए लॉ में क्या होता है, लॉ में हर चीज मैटर होता है प्रूफ का, आपने प्रूफ कर दिया तो हाँ चलिए ठीक है, अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप सफर कीजिएगा, आप केस जो सूट होता है वो आप सूट लॉस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म। जो अगला पार्टी है, दो पार्टी हैं A और B, A जो रहता है ये इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये प्रूव कर पाना वो फेल कर जाता है, ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाएगा, तो यहाँ पर भी पर्सनल बार हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 6 में बताता है पर्सनल बार टू रिलीव, कब रिलीव क्लेम नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 17, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है कि जैसे कोई पार्टी है A एंड B, दो पार्टी है, यहाँ पर A जो है फर्स्ट पार्टी है, ये कुछ चीज सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अपना घर बेच रहा है, ये घर है, घर बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये घर का टाइटल इसका है ही नहीं, मतलब ये ओनर ही नहीं है घर का। ऐसा सिचुएशन में ये कह रहा है कि क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये सेक्शन जो है सेक्शन 17 मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये कहता है। नोज दैट ही डोंट हैव टाइटल इन द प्रॉपर्टी, कहता है पहला कि अगर उसको पता है प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या लीज पे दे रहा है, कुछ भी कर रहा है,
प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उसको पता है कि वो प्रॉपर्टी उसका नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये इसको बेच रहा है और इसका टाइटल नहीं है, और ऊपर से कोर्ट को कहेगा भी कि नहीं ये इसका एनफोर्समेंट होना चाहिए, हम बेच रहे हैं तो एनफोर्समेंट होना ही चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसको कराइए, तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, नॉट स्पेसिफिक एनफोर्सेबल, ऐसे सिचुएशन में एनफोर्सेबल नहीं होगा। आपका टाइटल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। दूसरा, इनोसेंटली बिलीव्स दैट ही हैज टाइटल। दूसरा कहता है कि अगर आप इनोसेंटली भी बिलीव कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये आपका प्रॉपर्टी है और फिर भी आप बेच देते हैं लेकिन एक्चुअल में आपका नहीं है, तो यहाँ पर भी ये एनफोर्सेबल नहीं होगा, ये सेक्शन 17 कहता है। देखिए अगर एमसीक्यू में पूछ देगा कि सेक्शन 17 मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है या इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोथ या नन, 4 ऑप्शन जनरली ऐसा ही कुछ देगा, तो ये रहेगा कि दोनों टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ। अगला सेक्शन 18, नन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। प्लेंटिफ कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। The written contract is different from what the parties agreed for by reason of fraud, mistake of fact or misrepresentation. देखिए दो पार्टीज हैं, इन दोनों के बीच में ये दोनों लोग का कंसेंट होता है, कोई स्पेसिफिक कंसेंट रहता है कि इस कंसेंट में, पार्टिकुलर कंसेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स लिखे रहते हैं वो कुछ और मेंशन किया हो रहता है। वो कुछ और इसलिए हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगला पार्टी जो है, कोई भी एक पार्टी फ्रॉड किया होगा, फ्रॉड की वजह से टर्म बदल दिया, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन। 3 चीज, ये जो मिस्टेक हो रहा है मतलब जो मीटिंग ऑफ माइंड है, जो हम चाह रहे हैं, जो पार्टीज चाह रहे हैं वो कुछ और सेंस में है और कॉन्ट्रैक्ट कुछ और सेंस में। ये किस रीजन से हो सकता है? बाय फ्रॉड हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेंटिफ कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो प्लेंटिफ होगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस लीगल रिजल्ट। और पार्टीज का ऑब्जेक्ट है लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस लीगल रिजल्ट बट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। अगला, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज वेरीड इट्स टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद पार्टीज उसका टर्म्स बदल दे रहे हैं, वैलिड इट्स टर्म्स। सेक्शन 19, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स कराया जा सकता है। सेक्शन 19 है सिमिलर सेक्शन 15 के। सेक्शन 19 में क्या दिया हुआ है? अगेंस्ट में दिया हुआ है, किसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। सेक्शन 15 बोलता था कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है, ये फेवर में कौन करा सकता है, और 19 कहता है 15 फेवर में है कि कौन करा सकता है, और 19 में किसके अगेंस्ट में कराया जा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट आइदर पार्टी, उसमें भी था कौन ले सकता है, आइदर पार्टी। यहाँ पे किसके, बहुत सारा चीज इसमें सिमिलर मिलेगा, आइदर पार्टी, और भी सारी चीजें, लेकिन हम बस 4 चीजें लिए हुए किसके अगेंस्ट में परफॉर्म कराया जा सकता है, एनफोर्स कराया जा सकता है। आइदर पार्टी, 2 पार्टीज होते हैं कम से कम, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगला पार्टी करा सकता है। दूसरा, एनी अदर पर्सन हुज टाइटल अरोज सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी थर्ड पर्सन में टाइटल अरोज होता है, तो वो थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स उसके अगेंस्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है। तीसरा, न्यू एलएलपी, न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अरोज आउट ऑफ एमलगमेशन, जैसा कि सेक्शन 15 में भी था। नया जो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दूसरा भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अमालगमेट होकर कोई थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अराइज होता है, तो उसके अगेंस्ट में भी इन्फोर्स कराया जाता है। और सिमिलरली कंपनी के भी अगेंस्ट में भी, न्यू कंपनी जो अरोज होती है, एक कंपनी दूसरा कंपनी मर्ज हो गया, अमालगमेट हो गया और नया कंपनी बनता है, थर्ड कंपनी, न्यू कंपनी, तो वहाँ पे भी जो न्यू कंपनी होगा उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। ये है सेक्शन 19। सेक्शन 19 एंड 15 बहुत सिमिलर है, फिर से हम बता दे रहे हैं 19 एंड 15 सिमिलर है एक दूसरे से। 15 में है कि कौन करा सकता है फेवर में, और फेवर में बात करता है, और सेक्शन 19 है किसके अगेंस्ट में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। सेक्शन 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल पार्टी है वो नहीं, उसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करेगा। ये है सेक्शन 20, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये बात ही करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। In case of breach of contract, sufferer party can have substituted performance through third party or by his own agency। देखिए sufferer party जो है, sufferer party मतलब हम sufferer party लिखे हैं, इसका मतलब हो गया अगला पार्टी। दो पार्टीज होते हैं A एंड B, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी हैं। A जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो ये ब्रीचिंग पार्टी हो गया। B जो है B सफर करता है ब्रीच होने से तो ये सफरर हो गया। तो सफरर मतलब अगला पार्टी जो सफर कर रहा है। सफरर पार्टी कैन हैव सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू थर्ड पार्टी। ब्रीच हो रहा है तो जो पार्टी सफर कर रहा है उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो या तो किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरे से, एक्चुअल जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से नहीं बल्कि किसी थर्ड पर्सन या अपने खुद बाय हिज ओन एजेंसी से वो कॉन्ट्रैक्ट करा ले, वही कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला क्या कहता है, can recover expenses and other costs spent or suffered from breaching party। breaching party है A, इससे जो अगला पार्टी है, जो पार्टी सफर कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या कोई भी कॉस्ट जो वो सफर किया हो रहा था वो उससे रिकवर कर सकता है। कांट रिकवर, कब रिकवर नहीं कर सकता है, कांट रिकवर इफ नॉट परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी और एजेंसी। अगर थर्ड पार्टी या एजेंसी जो भी है उसके द्वारा अगर परफॉर्म नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे ये एक्सपेंस रिकवर नहीं कर सकता है। फिर क्या है, मस्ट गिव एटलीस्ट 30 days टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऑन रिफ्यूजल इट कैन बी परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी और एजेंसी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया तो जो अदर पार्टी है, जो सफरर है, जिस ये यहाँ पे ब्रीच कर रहा है और अदर पार्टी ये सफरिंग पार्टी है, तो बी इसको नोटिस देगा। नोटिस कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, कम से कम 30 days। यहाँ पे है 30 days, गिव एटलीस्ट 30 days, कम से कम 30 दिन का नोटिस देना चाहिए। नोटिस में ये कहना चाहिए कि जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम फुलफिल करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो 30 दिन। अगर वो पार्टी रिफ्यूज कर देता है, कहता है हम परफॉर्म नहीं करेंगे, या जितना टाइम पीरियड दिया रहता है वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या करेगा, जो पार्टी है वो सब ले सकता है सब्स्टिट्यूटेड बाय थर्ड पार्टी और एजेंसी। ठीक है, अगला है इफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड थ्रू थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देता है और एजेंसी, देन नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही दिया तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या काम रह गया। तो ये कह रहा है कि बोल रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कर देता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिख रहा है, यहीं पे हम लिखे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगला पार्टी कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है। जो पार्टी ये दोनों के बीच में जो है ये कहेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन कोई अगला कोई थर्ड पार्टी सी परफॉर्म कर देता है वो कहा जाएगा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे ये इफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड थ्रू थर्ड पार्टी और एजेंसी देन नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी परफॉर्म्ड। अगला कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया तो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। देखिए यहाँ पे कंपेंसेशन क्लेम किया जा सकता है और यहाँ कह रहा है कांट रिकवर व्हाट, कांट रिकवर कॉस्ट इफ नॉट परफॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस या कॉस्ट और कंपेंसेशन, कंपेंसेशन एंड एक्सपेंसेस दोनों में अंतर है। कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो जरूरी नहीं है कि कुछ लॉस, कुछ डैमेज एक्चुअल में हुआ ही हो, ब्रीच हो गया तो वो कंपेंसेशन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्ट, यहाँ पे एक्चुअल में कॉस्ट सफर होना चाहिए, इनकर होना चाहिए, स्पेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पे ये कॉस्ट वाला बात हो गया और ये कंपेंसेशन, दोनों में हम डिफरेंस समझाने की कोशिश किए। और एक चीज़ सेक्शन 20 जो है, सेक्शन 20, सेक्शन 20A, सेक्शन 20B, सेक्शन 20C, मतलब 4 सेक्शन है, 20, 20A, 20B, 20C। सेक्शन 20, सेक्शन 20A, सेक्शन 20B, सेक्शन 20C, ये सब्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 20 के बदले में। पहले केवल सेक्शन 20 था, सेक्शन ये ABC नहीं था,
तो सेक्शन 20 के बदले में सेक्शन 20 और ABC लाया गया है बाई एक्ट 18 ऑफ 2018। MCQ में ये सब छोटा मोटा चीज पूछ देता है कभी कभार ट्विस्ट करने के लिए। तो किस एक्ट में? 2018 में एक्ट 18 ऑफ 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। एक्ट 18 ऑफ 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। सेक्शन 20A स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग सेक्शन 20A बात करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज हो गया या कोई सड़क हो गया, रोड हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आता है और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द व्यू ऑफ जनरल पब्लिक एट लार्ज। उस पर सोसाइटी का नीड होता है, कंट्री का प्रोग्रेस रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग सेक्शन 20 ये बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या कहता है? इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं इंजंक्शन ग्रांट किया सकता है। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। इस एक्ट के शेड्यूल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर भी ढेर सारे कैटेगरीज किए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिलहाल में पांच ब्रॉड कैटेगरी किया गया है। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। क्यों? बिकॉज इंजंक्शन में कॉज डिले इन प्रोग्रेस। जो इंजंक्शन है वो कंट्री के प्रोग्रेस में डिले कर सकता है, या जो टाइम फिक्स किया गया है इतने समय में बना देना है, तो वो टाइम हैम्पर कर सकता है, टाइम बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इंजंक्शन नहीं लगाया सकता है। और क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड द शेड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस शेड्यूल को, ये जो शेड्यूल रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इस शेड्यूल को अमेंड करके कोई भी नई चीज़ें ऐड कर सकती है कि ये पार्टिकुलर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, वो अमेंड कर सकती है। सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स। सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्पेशल कोर्ट कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है। और जो शेड्यूल अमेंड करने का पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट वन और मोर सिविल कोर्ट्स। एक या एक से अधिक सिविल कोर्ट्स को पावर दिया जा सकता है एज स्पेशल कोर्ट्स, डेजिग्नेट किया जा सकता है एज स्पेशल कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करने के बाद कोई भी एक या एक से अधिक सिविल कोर्ट्स को पावर दे सकती है कि वो स्पेशल कोर्ट्स की तरह एक्ट करे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फिर अगला सेक्शन 20C एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। सेक्शन 20C कहता है कि जल्दी जल्दी सूट का डिस्पोजल होना चाहिए। कितना टाइम पीरियड कह रहा है? डिस्पोज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन पहुंच गया, उसके दिन से 12 महीना के भीतर में इस सूट का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर 12 महीना 12 मंथ्स के अंदर में अगर डिस्पोजल नहीं होता है तो फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और रीज़न भी लिखना होगा राइटिंग में, रीज़न भी देना होगा राइटिंग में कि वो क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है। सेक्शन 21 पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 21 कंपनसेशन के रिगार्डिंग बात करता है कि किस केसेस में कंपनसेशन अवॉर्ड किया जा सकता है। पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। Besides specific performance of contract, plaintiff can also claim compensation. कॉन्ट्रैक्ट है, इस एक्ट के अंडर में, इस एक्ट के तहत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हो ही रहा है, तो जो प्लेंटिफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। दूसरा, इफ कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट नॉट टू बी ग्रांटेड। अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता, तब क्या करेगा? If court decides that specific performance out not to be granted, it can award compensation for breach.
जो कोर्ट है वो कंपेंसेशन ब्रिज के लिए जितना न्याय के हित में कंपेंसेशन अवॉर्ड कर सकती है। इफ कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट टू बी ग्रांटेड, देखिए पहला क्या है, दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट नॉट टू बी ग्रांटेड, और दूसरा है आउट टू बी ग्रांटेड। इसमें है कि ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता है, और ये वाला में कह रहा है कि ग्रांट किया जा सकता है, तब क्या होगा। इफ कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट टू बी ग्रांटेड बट it is not sufficient to satisfy justice, it shall award compensation। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट कोर्ट कर दी, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि ये जस्टिस का सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। तो जस्टिस का सेटिस्फैक्शन के लिए, कि जस्टिस पूरी तरीके से, न्याय पूरी तरीके से हो, उसके लिए कोर्ट कंपेंसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। इसमें क्या है, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा तो कंपेंसेशन अवॉर्ड कर देगी, दूसरा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो रहा है लेकिन जस्टिस कंप्लीटली नहीं हो रहा, तब भी कंपेंसेशन अवॉर्ड करेगी कोर्ट। फिर है फॉर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का अमाउंट कितना होगा ये कैसे डिटरमाइन होगा। फॉर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 73 बात करता है कंपेंसेशन के रिगार्डिंग कि ब्रीच होने पर कितना कंपेंसेशन होगा, किस प्रकार से होगा, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फॉर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए कैसे गाइड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं ए एंड बी दो पार्टीज हैं। ए कहता है कि हमें क्या चाहिए, आलू चाहिए, आलू पोटैटो, आलू चाहिए, और किस हिसाब से, ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बी सप्लाई करता है ए को, प्रॉमिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि सप्लाई करेगा, कितने के हिसाब से, 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है 8 रुपया। लेकिन जब सप्लाई करने का दिन आता है तो ब्रिज कर देता है, बी कहता है हम सप्लाई नहीं करेंगे, और उस दिन रेट हो जाता है 10 रुपया प्रति केजी। तो कोर्ट अकॉर्डिंगली, देख रहे दाम बढ़ गया, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली इस सबको ध्यान में रखते हुए कंपेंसेशन अवॉर्ड करेगी। फॉर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल मेंशन्ड अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर आगे, नो कंपेंसेशन अनलेस प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपेंसेशन इन हिज प्लेंट। देखिए ये जो सेक्शन में कंपेंसेशन की बात हो रही है, कंपेंसेशन सुओ मोटो कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। कोर्ट कंपेंसेशन अवार्ड तभी करेगा जब प्लेंटिफ अपने प्लेंट में मेंशन किया हुआ है। नो कंपेंसेशन, इधर देखिए, नो कंपेंसेशन अनलेस प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपेंसेशन इन हिज प्लेंट। अगर प्लेंट में नहीं है तो क्या होगा, वो प्रोवाइजो में दिया हुआ है। इफ प्लेंटिफ हैड नॉट क्लेम्ड कंपेंसेशन कोर्ट शैल अलाउ एट एनी स्टेज टू अमेंड प्लेंटिफ। अगर प्लेंट में कंपेंसेशन नहीं है तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे कोर्ट अलाउ कर सकती है कि हाँ आप अपना प्लेंट को अमेंड कर दीजिए, प्लेंट को अमेंड कर दीजिए और कंपेंसेशन को इंक्लूड कर लीजिए। फिर एक्सप्लेनेशन देती है, क्या है एक्सप्लेनेशन, द सर्कमस्टेंसेस दैट देयर कैनॉट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। ये कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसा होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया नहीं जा सकता है तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ये नहीं होगा कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं होगा। The circumstances that there cannot be specific performance does not preclude court from exercising jurisdiction conferred by this section. Section 22, power to grant relief. कैसा relief? Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. ऐसा रिलीफ के बारे में सेक्शन 22 बात करता है। पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई पर्सन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर रहा है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, जैसे कोई घर हो गया या कोई जमीन हो गया, उस प्रकार का। पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आस्क फॉर, और क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या पूछ सकता है, क्या मांग सकता है, पोजीशन, घर है तो घर का पोजीशन, या पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, अगर जॉइंट फैमिली है तो उसका पार्टीशन कीजिए घर का, उसके बाद पोजीशन।
पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। सच परफॉर्मेंस मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्रांसफर करने का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका पोजीशन और पार्टीशन उसके बाद पोजीशन सेपरेट पोजीशन के लिए भी मांग कर सकता है प्लेंटिफ। या क्या कर सकता है, एनी अदर रिलीफ टू विच ही इज एंटाइटल्ड, कोई भी अदर रिलीफ जो जिसके लिए उसका हक है, कोई भी अदर रिलीफ, जैसे रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी हो गया। दिस टू बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड, ये जो रिलीफ है ये स्पेसिफिकली क्लेम्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देखे हैं कि स्पेसिफिकली जो प्लेंटिफ है स्पेसिफिकली अपने प्लेंट में लिखकर कोर्ट से मांगेगा। कोर्ट कैन अलाउ फॉर अमेंडमेंट, अगर स्पेसिफिकली प्लेंट में ये कंपेंसेशन के रिगार्डिंग, ये क्या है, ये रिलीफ के रिगार्डिंग, अगर उसके प्लेंट में इस रिलीफ के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है तो कोर्ट किसी भी स्टेज में जो सूट चल रहा है किसी भी स्टेज पर कोर्ट अलाउ कर सकता है कि आप प्लेंटिफ को कि वो अपने प्लेंट का अमेंडमेंट करे और ये जो रिलीफ है वो उसे इंसर्ट कर ले। ठीक है। सेक्शन 23 लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस। लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस मतलब पहले से ही तय कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त ही में पहले से तय हो गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो इतना अमाउंट पे किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा वो पे करेगा अगले पार्टी को। ये होता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज। लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, टाइटल से साफ है। Contract can be enforced even if a sum for damage was predetermined, अगर पहले से डिटरमाइंड है उसके बावजूद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। बट शर्त क्या है, बट इट्स पर्पस वाज टू सिक्योर परफॉर्मेंस, जो प्री डिटरमाइंड अमाउंट था उसका पर्पस होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के सिक्योर करना है। इट्स पर्पस वाज टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट गिविंग ऑप्शन टू पे मनी इन लिeu ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। उसका जो पहले से कंसिडरेशन जो ब्रीचिंग अमाउंट या जो डैमेज पहले से तय कर दिया गया है कि इतना पैसा इतना अमाउंट पे करेगा जो पार्टी ब्रीच कर रहा है, अगर उसका उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसका मोटिव उस अमाउंट को तय करने का मोटिव होना चाहिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, ये मोटिव होना चाहिए। ना कि क्या मोटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले में ये पैसा अगला पार्टी देगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मोटिव होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सके, इसीलिए हम ये जो डैमेज अमाउंट है ये हम रख रहे हैं। सेक्शन 24 बार ऑफ सूट। बार ऑफ सूट, सूट का बार हो रहा है कब, बार ऑफ सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सूट है उसका डिसमिसल हो जाता है तो जो कंपेंसेशन के लिए ब्रीच ऑफ कंपेंसेशन के लिए जो सूट होगा वो बार हो जाएगा, मतलब ब्रीच का कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल नहीं किया सकता। ये सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 25 एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस। सेक्शन 25 से पहले के जो भी सेक्शंस हैं उससे वो सब सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शंस टू एक्सिक्यूट सेटलमेंट्स। द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 प्रीसीडिंग सेक्शन मतलब ये चैप्टर 2 में ये सब है। द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स as to contracts shall apply to awards to which the Arbitration and Conciliation Act 1996 does not apply. Chapter 3 rectification of instruments. इस चैप्टर में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 26 when instrument may be rectified. इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कब किया जाता है, रेक्टिफाई करने का मतलब है कि हल्का फुल्का चेंजेस उसमें करना। When a contract, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अदर रिटन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन में हो और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किसी भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। when a contract or other written instrument excluding articles of association because of fraud or mutual mistake does not express real intention. जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, वो या तो फ्रॉड की वजह से या दोनों पार्टी के अपने म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से, दोनों में से कोई
रीजन हो सकता है फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से जो पार्टीज जिस इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे वो इंटेंशन, वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, रिटन इंस्ट्रूमेंट, वो दिखा नहीं रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डज नॉट एक्सप्रेस रियल इंटेंशन, देन उसके बाद पार्टी क्या करेगी? आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से कोई भी पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट सूट टू रेक्टिफाई, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या प्लेंटिफ कर सकता है या डिफेंडेंट कर सकता है। नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन अनलेस स्पेसिफिकली क्लेम्ड, स्पेसिफिकली देखिए हम लोग कंटिन्यूअस ये देख रहे हैं कि जो रेक्टिफिकेशन है वो रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा जब तक कि स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया गया होगा। लेकिन एट एनी स्टेज कोर्ट कैन अलाउ फॉर अमेंडिंग प्लीडिंग, लेकिन कोई भी स्टेज पे अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट देखता है कि ये क्लेम नहीं किया गया है तो कोर्ट अलाउ कर सकती है कि अपना प्लीडिंग को अमेंड कीजिए, अपने प्लेंट को अमेंड कीजिए और जो क्लेम है, रेक्टिफिकेशन है, उसे उसको इंसर्ट कीजिए। चैप्टर 4 रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 27 से लेकर 30 तक है इस चैप्टर में। चैप्टर 4 देखिए जो टर्म है रेसिजन, रेसिजन को सिंपल वर्ड में बताया तो रेसिजन का मतलब होगा कैंसिल कर देना, एकदम सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि रेसिजन मतलब कैंसिल कर देना। तो कैंसिल कब होगा कॉन्ट्रैक्ट का? सेक्शन 27 से लेकर 30 तक में बात करता है। सेक्शन 27 है व्हेन रेसिजन मे बी एडजस्ट और रिफ्यूज्ड, रेसिजन को कोर्ट के द्वारा कब स्वीकृति कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, बताता है, सिचुएशन बताता है कि कब कब सिचुएशन में अलाउ कर दिया जाएगा और कब कब रिफ्यूज किया जाएगा। पहला है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट मे सू फॉर रिसाइनिंग इन फॉलोइंग केसेस। कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में, तो कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो वो सू करता है, वो सूट ब्रॉड कर सकता है कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए। ठीक है, कब? इन फॉलोइंग केसेस, दो केसेस दिया हुआ है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय प्लेंटिव, प्लेंटिव के द्वारा, प्लेंटिव मतलब कौन हो गया? जो पार्टी सूट ब्रॉड कर रहा है, जो पार्टी सूट ब्रॉड कर रहा है उसके द्वारा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या टर्मिनेबल, बात दोनों बराबर ही होता है। वॉइडेबल मतलब उसकी इच्छा पर है, वो चाहे तो वॉइड कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिव। ठीक है, अगला ऑप्शन, दूसरा सिचुएशन कब हो सकता है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल बट नॉट अपरेंट ऑन इट्स फेस, जो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में बना वो अनलॉफुल है, लेकिन प्राइमा फेसाई वो कॉन्ट्रैक्ट को देखने पे लगता नहीं है अनलॉफुल है, लेकिन प्राइमा फेसाई लगता नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो अनलॉफुल होता है। तो ये दो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कोर्ट कर सकती है, मतलब कैंसिल कोर्ट कर सकती है। कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइंड, कब रिफ्यूज करेगी, कब कोर्ट कहेगी कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे? कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइंड इन फॉलोइंग केसेस, 4 केसेस दिया हुआ है रिफ्यूज करने का। वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को प्लेंटिफ ने रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई करने का मतलब है उसको मंजूरी दे दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है हम इसको मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, पहला हो गया। दूसरा केस, आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद सर्कमस्टांसेस चेंज्ड, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद बहुत हो सकता है सर्कमस्टांस चेंज हो गया और वो चेंज हुआ है वो नॉट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट एक्ट, डिपेंडेंट मतलब अगला पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्कमस्टांसेस चेंज्ड नॉट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट एक्ट, द पार्टीज कैन नॉट सब्सटेंशियली रिस्टोर टू पोजिशन इन विच दे स्टूड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, पार्टीज अपने सेम पोजीशन पे, प्रीवियस वाले पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकता है। थर्ड है वेयर थर्ड पार्टी एक्वायर्ड राइट्स, कोई थर्ड पार्टी राइट एक्वायर कर लेता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ केस होता है वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड सेम इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं एक सेम कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोई एक पार्ट प्लेंटिफ जो ब्रॉड किया है कह रहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला पार्ट चाहते हैं कि रिसाइन कर दे, कैंसिल कर आप कोर्ट चाहता है कि कोर्ट के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया जाए, रिसाइन कर दिया जाए, लेकिन वो पार्ट इस तरह से है कि कॉन्ट्रैक्ट से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी कोर्ट रिफ्यूज कर देगी, कैंसिल नहीं करेगी। वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड, देखिए ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड सेम इज नॉट सेवरेबल, सेवरेबल मतलब
अलग नहीं किया जा सकता है, एंड सेम इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है सेक्शन 27। प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देखे कि रिसीजन कब दिया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। इस सेक्शन में सेक्शन 28 में हम लोग स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देखेंगे। सेक्शन 28, rescission in certain circumstances of contracts for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दो पार्टीज के बीच में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर या लीज के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वहां पे डिक्री भी पास हो गया है। ये देखिए, डिक्री भी पास हो गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि जो ट्रांसफर है वो कर देना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहा है, रिसीजन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो उस सिचुएशन में रिसीजन कब होगा, मतलब वो ट्रांसफर डिग्री पास हो गया है और वो डिग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो उससे कैंसिल कब किया जाएगा। Rescission in certain circumstances of contracts for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। पहला सिचुएशन, इफ द परचेसर और लेसी, परचेसर मतलब क्या, अगला पार्टी, खरीदने वाला, हम बेच रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, वेंडर कहलाएंगे या लेसर कहलाएंगे अगर लीज पे दे रहे हैं। अगला पार्टी जो खरीद रहा है उसे क्या कहा जाएगा, परचेसर कहा जाएगा। तो अगले पार्टी की बात हो रहा है। If purchaser or lessee does not pay within prescribed time the purchase money or other sum, vendor or lessor may apply in same suit of decree to have contract rescinded, and the court may by order rescind contract wholly or partially। देखिए, कोर्ट ने डिक्री प्रोवाइड कर दिया है शुरू में कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन जो अगला पार्टी है, परचेसर है, ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए। तो जो सफिशिएंट अमाउंट है वो पूरी तरीके से जो परचेसर है वो पे नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो वेंडर है या जो लेसर है वो कोर्ट में उसी डिग्री में जो सूट में डिग्री पास हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, उसी सूट में जो परचेसर है वो ये सूट फाइल कर सकता है, ये कह सकता है कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देना चाहिए। ठीक है, अगला, आफ्टर रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया तो कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर रिसाइंडिंग द कोर्ट शैल डायरेक्ट परचेसर और लेसी टू रिस्टोर पोजीशन टू वेंडर और लेसी इफ ऑब्टेन्ड। देखिए, मान लीजिए कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का मनी जो है, जैसे घर है कोई, ये घर है, घर का ट्रांसफर करना है, तो पैसा देने से पहले ही हम उसका पोजीशन दे दिए हैं। जो बेचने वाला है, सेलर है, जो वेंडर है, वो बेचने से पहले पोजीशन दे दिया है परचेसर को। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो रिसाइंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, तो यहाँ पे जो कहेगा परचेसर को, कोर्ट कहेगी परचेसर को कि तुम पोजीशन वापस कर दो वेंडर को। आफ्टर साइनिंग द कोर्ट shall direct purchaser lessee to restore possession to vendor or lessee if obtained। अगर पोजीशन लिया है तो उसे वापस कर दो। अगला, may direct payment to vendor or lessor। यह किसे डायरेक्ट किया था, परचेसर या लेसी को। अगला में डायरेक्ट कर रहा वेंडर और लेसर को, मतलब बेचने वाले को। द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच हैव एक्रूड फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन टिल डेट एंड ऑल्सो द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। मे डायरेक्ट पेमेंट टू वेंडर और लेसर। वेंडर को, जो बेचने वाला है, जो पार्टी जो बेच रहा है, उसको रेंट और प्रॉफिट जो भी है, पोजीशन में ये है तो इसी के पास रेंट और प्रॉफिट जो भी हो रहा है इसी के पास है, अगले पार्टी को, परचेसर को। तो उसे कोर्ट कहेगी कि अगले पार्टी को, मतलब फर्स्ट पार्टी को, जो लेसर है, उसे रेंट या प्रॉफिट दे देने के लिए, एंड ऑल्सो द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अगर कोई अर्नेस्ट मनी है तो वो भी रिफंड कर देने के लिए। अर्नेस्ट मनी मतलब सेलिंग होने से पहले कुछ पैसा दे दिया गया है कि सो दैट सिक्योर करने के लिए कि हाँ हम ये घर खरीदेंगे ही, इसीलिए कुछ पैसा पहले से एडवांस में दे दिया गया है, उसे ही अर्नेस्ट मनी कहा जाता है। तो अगला पार्टी जिसे दिया गया है वो कहेगा कि तुम वापस कर दो जिसे लिए हो। फिर ठीक है, अगला, इफ परचेसर और लेसी पेड परचेस अमाउंट। अगर जो खरीदने वाला पार्टी का परचेसर है, स्पेसिफिक टाइम में जो टाइम दिया गया उसमें वो पेड कर देता है। इफ परचेसर और लेसी पेड परचेस अमाउंट विद इन टाइम, कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेम सूट अवॉर्ड द परचेसर लेसी रिलीफ। परचेसर को यहाँ पे सबसेक्शन 1 में परचेसर को कहा गया है पैसा देने के लिए विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और वो दे भी देता है।
तो यहाँ पर अब क्या कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है, जो परचेसर है उसको रिलीफ अवॉर्ड कर सकती है। कैसा रिलीफ? एक्सक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय वेंडर लेसर, प्रॉपर एक्सक्यूशन किया जाए, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो भी चाहिए उसे प्रॉपरली एक्सक्यूट कर दिया जाए, और डिलीवरी ऑफ पोजीशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन दे दिया जाए। अगर मान लीजिए पोजीशन नहीं मिला है तो पोजीशन दे दिया जाए परचेसर को, पोजीशन दीजिए। अगर अगर सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका पार्टीशन कीजिए, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस लीज। ठीक है। अगला है सबसेक्शन 4, नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ। इसके अलावा भी कोई भी जो रिलीफ चाहिए उसके लिए सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर में। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, जो भी कॉस्ट लगा है प्रोसीडिंग के दौरान में तो वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। सेक्शन 29, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई पार्टी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट ब्रॉट किया पार्टी, लेकिन फिर क्या कहता है, इफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड देन इट मे बी रिसाइंडेड। सूट ब्रॉट किया है पार्टी ने कि स्पेसिफिकली एनफोर्स करना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, साथ ही साथ में ये भी रिलीफ वो उसमें मेंशन कर सकता है कि अगर स्पेसिफिकली एनफोर्स इसे नहीं कराया जा सकता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ये सेक्शन 29 कहता है कि अल्टरनेटिव प्रेयर, अल्टरनेटिव ये नहीं तो वो, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। टाइटल ही क्लियर है पूरा, टाइटल पढ़ने से समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन 30, कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइनिंग टू डू इक्विटी, रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी एंड टू मेक कंपनसेशन। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट का रिसाइनिंग हो गया, कैंसिलेशन हो गया, तो अदर पार्टी जो जिसने भी गेन किया है, कोई भी बेनिफिट अगर रिसीव किया तो वो कहेगा कि अगले पार्टी को तुम वो वापस कर दो, और अगर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए अगर कोई और कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा तो कोर्ट कहेगी कि तुम, एक पार्टी को कहेगी कि अगले पार्टी को वैसा कंपनसेशन, उतना कंपनसेशन दे दें। ये सेक्शन 30 कहता है। चैप्टर 5, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर 5 डील करता है इंस्ट्रूमेंट्स का कैंसिलेशन से। इसमें 3 सेक्शंस है, 31, 32, 33। सेक्शन 31, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन ऑर्डर कब किया जा सकता है। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल, कोई भी पर्सन जिसके तरफ से रिटन इंस्ट्रूमेंट या तो वॉइड या वॉइडेबल, दो सिचुएशन। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल मे सू टू हैव इट एडजस्ड वॉइड और वॉइडेबल। कोई भी पर्सन जिसके ऊपर आता है कि वो सूट, वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड कर सक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड रहेगा या वॉइडेबल रहेगा, तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है कि कोर्ट उससे उस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या वॉइडेबल डिक्री सुना सके। इफ इंस्ट्रूमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अगर इंस्ट्रूमेंट का कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन किस एक्ट से होता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। तो इफ इंस्ट्रूमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ डिक्री टू दैट ऑफिसर एंड ही विल नोट इन हिज बुक्स द कैंसिलेशन। कोर्ट ने क्या किया, जज कर दिया कि जो रिटन इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, जो एज अ सिचुएशन, जैसा सिचुएशन है वॉइड या वॉइडेबल कोर्ट ने डिक्री सुना दिया। तो उसके बाद इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में अगर मान लीजिए वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो कोर्ट उस ऑफिसर को, जिस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस ऑफिस के ऑफिसर को कोर्ट एक कॉपी देगी डिग्री का, और कहेगी कि आपका जो जिस बुक में, अपने बुक्स ऑफ जो भी रजिस्ट्रेशन वाला बुक है उसमें आपने जो नोट किया है उसमें आप इसको कैंसिलेशन मार्क कर लीजिए, एंड ही विल नोट इन हिज बुक्स द कैंसिलेशन। ही मतलब ऑफिसर जो है रजिस्ट्रेशन वाला। फिर सेक्शन 32, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी पार्शियली कैंसिल्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट पार्शियली कैंसिल हो सकता है, पूरी तरह से कैंसिल नहीं, कुछ हिस्सा कैंसिल रहेगा, कुछ हिस्सा बकाया रहेगा। वेयर इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जहां पर इंस्ट्रूमेंट एविडेंस है, कैसा, डिफरेंट राइट्स या डिफरेंट ऑब्लिगेशन, उसका एविडेंस है, तो यहाँ पर कोर्ट में कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेसिड्यू। कुछ पार्ट में उसे कैंसिल कर देगा और बाकी के पार्ट में उसे कहेगा कि इतना रहेगा, सबसिस्ट इतना रहेगा, कैंसिल नहीं रहेगा इतना। सेक्शन 33, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड।
power to require benefit to be restored or compensation to be made. बेनिफिट रिस्टोर करना है या कंपेंसेशन मेड करना है when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable. इंस्ट्रूमेंट को void है या voidable है, कोर्ट ने जैसा है या तो void या voidable ठहरा दिया, उसके बाद क्या करना है वो कर रहा है. After adjudging the cancellation of instrument, court may require the party to restore any benefit which he received from other party and also to become compensation if required. ये हम लोग प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि कैंसिलेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट का, तो जो पार्टी बेनिफिट लिया है वो अदर पार्टी को प्रोवाइड कर देगा जो भी उसका बेनिफिट है. और अगर जस्टिस इंसाफ न्याय के लिए लगता है कि कुछ कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करना है तो कोर्ट कहेगा कि कुछ कंपेंसेशन भी आप दे दीजिए. कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कंपेंसेशन देना है. चैप्टर 6 डिक्लेरेटरी डिक्रीज. चैप्टर 6 में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35. सेक्शन 34 discretion of court as to declaration of status or right. A person entitled to any right to property may institute suit against any person denying. दो पर्सन है, किसी एक पार्टी को ए एंड बी, कोई घर है ये बिलोंग करता है ए का ये घर है, और बी कहता है कि नहीं ये घर ए का नहीं है, राइट इसको डिनाई कर रहा है. अ पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी राइट टू प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग. को ये कह रहा है कि नहीं ये घर इसका नहीं है, डिनाई कर रहा है, कह रहा है कि मेरा है या किसी और का है, लेकिन ये नहीं मान नहीं रहा है कि ये घर इसका है. तो ये जो पर्सन एंटाइटल्ड है ये सूट ब्रॉड कर सकता है इस पर्सन के अगेंस्ट में. कोर्ट में मेक डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट आस्क फर्दर रिलीफ इन सच सूट. तो कोर्ट डिक्लेरेशन कर सकता है. कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट में मेक डिक्लेरेशन. कोर्ट डिक्लेरेशन कर सकता है कि ये घर इसी का है, प्लेंटिफ का ही है, मतलब जो राइट है वो प्लेंटिफ का ही है. कोर्ट में मेक डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड एंड प्लेंटिफ नीड नॉट आस्क फर्दर रिलीफ इन सच सूट. प्लेंटिफ कोई आगे रिलीफ नहीं मांगेगा. कोर्ट कैनॉट मेक डिक्लेरेशन इफ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सीक फर्दर रिलीफ. अगर फर्दर रिलीफ प्लेंटिफ ले सकता था लेकिन वो ओमिट कर दिया, जो अपना प्लेंट है सूट है उसमें फर्दर रिलीफ मेंशन नहीं किया, तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन में डिक्लेरेशन नहीं करेगा. सेक्शन 35 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर चैप्टर 6 मतलब सेक्शन 35 एंड 34 एंड 35. A declaration made under this chapter is binding only on parties to suit. दो जो पार्टीज है सूट के ये केवल इन पर बाइंडिंग है. और किस पर बाइंडिंग है? पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम, इनके द्वारा कोई पर्सन क्लेम कर रहा है तो बाइंडिंग ओनली ऑन पार्टीज टू सूट, पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम एंड पर्सन्स ऑफ हुम ट्रस्टी जिसका पर्सन है उसके ऊपर बाइंडिंग है. पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ. पार्ट 3 में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8. चैप्टर 7 इंजंक्शंस जनरली, इसमें मात्र दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37. सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट बाय इंजंक्शन. प्रिवेंटिव रिलीफ जो होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है. कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से ग्रांट करता है. और इंजंक्शन किस प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के इंजंक्शन हो सकते हैं, टेम्पोररी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन. ये दोनों होते क्या है फर्दर सेक्शन में हम लोग देखते हैं. सेक्शन 37 टेम्पोररी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस. सेक्शन 37 बताता है कि टेम्पोररी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस क्या होता है. टेम्पोररी इंजंक्शंस आर दोज व्हिच, क्या होता है टेम्पोररी इंजंक्शन? व्हिच कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम. किसी स्पेसिफिक टाइम तक कोर्ट बोलेगी कि इतना समय तक, इतने तारीख तक ये टाइम हो गया. व्हिच कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. फर्दर ऑर्डर या तो टाइम नहीं तो फर्दर ऑर्डर, अगला ऑर्डर जब तक कोर्ट दे तब तक. टेम्पोररी इंजंक्शन दो सिचुएशन है. ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट के किसी भी स्टेज पे सूट का प्रोसीडिंग चल रहा, किसी भी स्टेज पे सूट होगा तो ग्रांट कर दिया जाएगा. और ये जो इंजंक्शन है ये रेगुलेट होता है सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस हैं. फिर परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय डिक्री अपॉन मेरिट ऑफ सूट के मेरिट पर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है. और
डिक्री के थ्रू ग्रांट किया जाता है। यह है सेक्शन 37 टेम्पोररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में टेम्पोररी इंजंक्शन के बारे में बताता है और सब सेक्शन 2 परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में। चैप्टर 8 परपेचुअल इंजंक्शंस। इस चैप्टर में सेक्शन 38 से लेकर 42 है। सेक्शन 38 परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कब किया जाएगा, वाई ग्रांटेड कब करने से पहले बात होगी कि क्यों ग्रांट किया जाएगा। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिव। प्लेंटिव के फेवर में कोई ऑब्लिगेशन है जो डिफेंडेंट ब्रीच कर सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिव। फिर व्हेन डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड। डिफेंडेंट एक्चुअल में प्लेंटिव का राइट टू प्रॉपर्टी इन्वेड करता है, मतलब उसके ऊपर कब्जा करता है या उसको राइट से उसका बेदखल कर देता है। इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड, धमकी देता है कि हम तुम्हारा राइट छीन लेंगे। व्हेन डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड प्लेंटिव्स राइट टू प्रॉपर्टी, कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन इन फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। कौन कौन सा? पहला, वेयर डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्लेंटिव, जहां पर डिफेंडेंट ट्रस्टी है। दूसरा, वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग डैमेज। देखिए, मान लीजिए ऑब्लिगेशन का ब्रीच हो गया। ऑब्लिगेशन का ब्रीच हो गया तो कितना डैमेज एक्चुअल में हुआ है उसको एसर्टेन, उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। तो उस सिचुएशन में वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग डैमेज, तो इस सिचुएशन में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। तीसरा, वेयर इन्वेजन इज सच दैट कंपेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। इन्वेजन जो है वो इस प्रकार का है कि अगर कंपेंसेशन मनी में प्रोवाइड किया जाएगा तो वो एडिक्वेट नहीं होगा, एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। चौथा, डी, वेयर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इंजंक्शन, अगर इंजंक्शन नेसेसरी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मल्टीप्लिसिटी मतलब डिपेंडेंट है बार बार सूट ब्रॉड कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन लगाया जा सकता है। तो ये 4 सिचुएशन में इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शंस। मैंडेटरी इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाएगा? टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन to prevent that breach and may also compel performance of the requisite acts। किसी भी ऑब्लिगेशन को ऑब्लिगेशन का ब्रीच होने से बचाने के लिए कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है और ये भी कर सकता है कि कंपेल कर सकता है कि परफॉर्मेंस, वो जो ऑब्लिगेशन है उसका परफॉर्मेंस कीजिए। सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन। सेक्शन 40 डैमेजेस इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। इंजंक्शन के अलावा साथ साथ में डैमेज भी क्लेम किया जा सकता है। कैसे? प्लेंटिफ में क्लेम फॉर डैमेजेस, प्लेंटिफ में क्लेम फॉर डैमेजेस आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर परपेचुअल इंजंक्शन। प्लेंटिफ जो है वो डैमेज क्लेम कर सकता है, इंजंक्शन मिल गया, इंजंक्शन के साथ साथ डैमेज भी क्लेम कर सकता है या इंजंक्शन के अलावा डैमेज ही क्लेम कर सकता है। प्लेंटिफ में क्लेम फॉर डैमेजेस आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजंक्शन है और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन। नो रिलीफ अनलेस क्लेम्ड। ये जो डैमेज क्लेम का रिलीफ है ये नहीं मिलेगा जब तक कि क्लेम नहीं किया जाएगा प्लेंट में। कोर्ट में अलाउ फॉर अमेंडमेंट। ये दो जो प्रोविजन है हम लोग बार बार इसको प्रीवियसली भी हम लोग देखे हुए हैं। तो कोर्ट में अलाउ फॉर अमेंडमेंट मतलब अगर प्लेंटिफ सूट में नहीं करता है, सूट में क्लेम नहीं करता है तो कोर्ट अलाउ कर सकता है बाद में किसी भी ट्रायल के सूट के किसी भी स्टेज पर कोर्ट अलाउ कर सकता है कि प्लेंट का अमेंडमेंट कीजिए और उसमें ये रिलीफ आप क्लेम कर लीजिए। अब तक हम लोगों ने देखा कि कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन कब कैसे ग्रांट किया जा सकता है। अब सेक्शन 41 में हम लोग देखेंगे कि इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, इंजंक्शन को रिफ्यूज कब किया जा सकता है। तो ए से लेकर जे तक मतलब और बीच में एच ए टोटल 11 क्लॉजेस दिए हुए हैं और मतलब 11 कंडीशन दिए हुए हैं कि इस सिचुएशन में 11 सिचुएशन में इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है। पहला, टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट
इन सच इंजंक्शन इज सॉट अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो इंजंक्शन मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए है तो वहां पे ग्रांट कर दिया जाएगा। बी, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच इंजंक्शन इज सॉट। ये दूसरा। तीसरा, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। देखिए ये सब क्लियर इसलिए समझा नहीं रहे, जहाँ पे लगेगा थोड़ा समझाने में तो वहां समझा देंगे। फिर नेक्स्ट है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर में भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। टू प्रिवेंट ब्रीच। फिफ्थ, टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्सबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be nuisance. Next, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced. Plaintiff has acquiesced मतलब वो संतुष्ट हो गया है, मान गया है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रीच से plaintiff को। To prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced. फिर H, when relief can be obtained by other mode of proceeding except in case of breach of trust. breach of trust रहेगा तो इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस नहीं है तो रिलीफ अगर अदर मोड ऑफ प्रोसीडिंग में लिया जा सकता है तो इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है अगर सिचुएशन वैसा अराइज हो जाता है तो। फिर HA, क्लॉज HA है, ये 2018 में इंसर्ट किया गया है। इंस्टीट्यूटेड बाय एक्ट 18 ऑफ 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2018, मतलब 1 अक्टूबर 2018 से 2018 में HA इंसर्ट किया गया है। इफ इट वुड डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको डिले करने के लिए इंजंक्शन मांगा जा रहा है तो इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है, इंजंक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, when the conduct of plaintiff or his agents disentitle him to be the assistance of court. And last J, when the plaintiff has no personal interest in a matter. सूट ब्रॉड किया है प्लेंटिफ ने लेकिन उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है तो वैसे सिचुएशन में इंजंक्शन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। फाइनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये लास्ट सेक्शन, सेक्शन 42, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। देखिए नेगेटिव एग्रीमेंट और पॉजिटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट कुछ करने के लिए, और नेगेटिव एग्रीमेंट का मतलब हुआ कुछ नहीं करने के लिए। ओमिट टू डू नेगेटिव एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस टू डू पॉजिटिव एग्रीमेंट, ठीक है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 42, कॉन्ट्रैक्ट हैविंग, एक कॉन्ट्रैक्ट है हैविंग अफर्मेटिव एग्रीमेंट प्लस नेगेटिव एग्रीमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार है, पॉजिटिव भी है मतलब अफर्मेटिव भी है और नेगेटिव भी है, कुछ करना है और कुछ नहीं भी करना है, ऐसा सिचुएशन है। सर्कमस्टेंसेस इज सच, सर्कमस्टेंस ऐसा है कि कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट, कुछ चीज करना है, जैसे ये मार्कर डिलीवर करना है, ये अफर्मेटिव एग्रीमेंट है तो सिचुएशन ऐसा है कि कोर्ट अफर्मेटिव एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। जैसे हो सकता है बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है, जैसे ये मार्कर मान लीजिए चोरी हो गया या सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है। Circumstances is such that court is unable to compel a specific performance of affirmative agreement, can grant injunction to perform negative agreement. अगर पॉजिटिव एग्रीमेंट अफर्मेटिव एग्रीमेंट नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, कोर्ट के पास पावर है कि जो नेगेटिव एग्रीमेंट है, जो ओमिटिंग टू कुछ नहीं करना है ऐसा एग्रीमेंट है, तो कोर्ट इंजंक्शन उसके रिगार्डिंग ग्रांट कर सकता है। कंडीशन, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल ये होना चाहिए कि प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म, प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज इट इज बाइंडिंग ऑन हिम। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होता है, तो सिचुएशन ये है कि प्लेंटिफ का जो ऑब्लिगेशन है उसने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है, वो उसे फेल नहीं किया है, ओमिट नहीं किया प्लेंटिफ। कंडीशन इज plaintiff has not failed to perform the contract as far as it is binding on him, उसके तरफ का जो obligation है वो plaintiff ने
किया है अपने तरफ का वाला ऑब्लिगेशन।